मैं डॉक्टर अनिल सिंह उड़ान दी फ्लाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर से रूबरू हुआ हूँ। पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को हिंदी के विकास और अपभ्रंश के विकास तक मैंने बात किया था और ये लेक्चर मेरा खड़ी बोली हिंदी का विकास पे केंद्रित है। देखिए, हिंदी के खड़ी बोली के विकास की बात करें तो हम इसे 6 चरणों में देख सकते हैं। भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और भारतेंदु। तो देखिए, प्रयोगवाद युग। अब हम ये बात कर रहे हैं भारतेंदु पूर्व युग। वैसे भी जब हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास की बात आती है तो सबसे पहले भारतेंदु की बात आती है। भारतेंदु काल से लेते हैं हम, क्योंकि जो भारतेंदु का जन्म है, जो भारतेंदु का समय है, उसी से गद्य का हिंदी साहित्य के विकास की यात्रा चलती है। इसलिए भारतेंदु को लेते हैं और उसी को विभाजन करके भारतेंदु के पूर्व युग की हिंदी खड़ी बोली के विकास को हम देखते हैं। देखिए, भारतेंदु के पूर्व खड़ी बोली गद्य के विकास को, खड़ी बोली के विकास को हम 12 पॉइंटों में देख सकते हैं। हम ये बात आप लोगों से करेंगे कि शुद्ध खड़ी बोली, मैंने जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों से बात किया था कि क्या हमें हिंदी का जो ये हमें स्वरूप मिल रहा है हूबहू मिल गया है, क्या हिंदी प्रदेश की ही भाषा है या कहीं से हमें मिली है या यूनानियों के प्रभाव से सिंधु का हिंदू हुआ। पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों से ये बात किया था, लेकिन इसमें मैं केंद्रित हूँ खड़ी बोली हिंदी के विकास पे। तो ये 12 पॉइंटों में मैं बात करता हूँ भारतेंदु के पूर्व युग में जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है, जो हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। देखिए, शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने मैंने पिछले वाले उसमें भी कहा था कि अमीर खुसरो खड़ी बोली गद्य के विकास में पहला नाम आता है। अमीर खुसरो, बंदा नवाज गेसु दराज का नाम लिया जाता है और इनके खड़ी बोली के विकास के योगदान में इनकी अहम भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है कि हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाए। देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है और जो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास का विभाजन है वो अलग है, उसमें अंतर है। तो इसका काल जो लिया गया है, इसके आदिकाल का खड़ी बोली के आदिकाल को हम ये कहें कि 1000 से 1400 ईस्वी तक मध्यकाल की संज्ञा दें तो 1400 से 1800 पूर्व तक, और आधुनिक काल की संज्ञा दें तो 1800 अब तक की बात आती है। तो इसलिए हिंदी के विकास का वास्तविक विकास किस सन में होता है? 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी के अगले पॉइंट में बात करता हूं कि कोई तो ऐसी संस्था बनाए होंगे, क्योंकि 1857 की बात आती है और जो हमारे आज़ादी का आंदोलन चलता है, उस आंदोलन के साथ साथ सिर्फ आज़ादी के आंदोलन नहीं, प्रेस की आज़ादी है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो प्रिंट मीडिया थी वो परतंत्रता की बेड़ियों में थी और मेन बात ये थी कि आज़ादी विचारों की आज़ादी के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं हमारे अखबार, हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम भी बदल रहे थे। तो उन अभिव्यक्ति के माध्यमों से हमारी हिंदी भी पल बढ़ रही थी, तो उन पे बात करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई थी कि हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की, और उसमें आचार्य नियुक्त होते हैं गिलक्रास्ट। गिलक्रास्ट भाषाविद थे, उन्होंने भाषा को लेके, हिंदी भाषा को लेके बहुत अंदर। और देखिए जो अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका उद्देश्य था कि हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है, उसका हमें यहाँ की जनता के अगेंस्ट नहीं, यहाँ की जनता के विरोध में नहीं, हालांकि हम यहाँ के भाषा का भी विकास करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को समझना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार की भाषा ही कुछ अलग होती है। और जो अंग्रेजों की कूटनीति ही थी मिला के राज करने की, ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन उसका जो व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिला और हम गुलामी की परतंत्रता में यहाँ तक आए, तो वो गुलामी हमें सिर्फ शारीरिक गुलामी नहीं थी, मानसिक गुलामी और भाषा की भी गुलामी हमें देखना पड़ा। लेकिन उन्हीं बीचों में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए जो भाषा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम लिया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना किया। उन्होंने ये अपनी कार्यप्रणाली में ये लाए कि अगर शब्दकोश तैयार किया जाएगा व्यापार के माध्यम से हिंदी में उसका अनुवाद करके, और ये तो उससे लोग प्रभावित होंगे और हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। देखिए गिलक्रास्ट की देख रेख में अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद हुए, उससे फायदे भी हुए और हमारी भाषा भी समृद्ध हुई है और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। कुछ मौलिक रचनाएं भी खड़ी बोली में लिखी गईं। इसी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इंसा अल्लाह खां की बात आती है, लल्लू लाल की बात आती है, सदल मिश्र की बात आती है, और सदा सुखलाल के योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनके योगदान अविस्मरणीय हैं हिंदी भाषा के विकास पे। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने, देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ लिखते हैं, सॉरी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखते हैं जो ठेठ हिंदी पे लिखी गई कहानी है। पहली ठेठ हिंदी पे लिखी गई कहानी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है, जो आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई, जो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी थी, जो हिंदी का एक रूप गढ़ जा रहा था, एक स्वरूप में आ रही थी हिंदी, उस बोलचाल की भाषा में रानी केतकी की कहानी लिखी गई। लल्लू लाल की 14 रचनाएं हमें मिलती हैं जो हिंदी के खड़ी बोली में लिखी गई। लल्लू लाल की बहुत प्रसिद्ध कृति है प्रेम सागर। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध रचना है जो खड़ी बोली के विकास में अहम भूमिका निभाता है। सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान लिखे जो 1803 में अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना की। उन्होंने रामायण और रामचरित्र की रचना की, अनुवाद किया, उससे जो आम बोलचाल की भाषा में, उससे हमारे जो हिंदू मनस था, जो अपने आध्यात्मिक ओर पे जो भाषा से मोह रखते थे और जो अपने पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे, उससे उनकी रुचि बढ़ी और उधर रुझान हुआ और इससे हमारी भाषा भी समृद्ध हुई। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा, लेकिन उनका सुख सागर प्रसिद्ध रचना है, सुख सागर। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं, छठा पॉइंट है कि हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जो समाचार पत्र थे तो पहले मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक उस पर करते थे और दैनिक पत्र पत्रिकाओं का स्वरूप तो बहुत बाद में आया और उसमें इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम अपने समाचार पत्रों को, अपने लोगों की बातें आम लोगों के तक पहुंचा दें।
लेकिन उसके कहीं ना कहीं परिणत हो रही थी, जो भाषा की यात्रा, विकास यात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात करें तो परीक्षा छात्राओं बात आती है उदंत मार्तंड की। देखिए कलकत्ता की बात, जहां उदंत मार्तंड की बात आती है तो कलकत्ता की बात आती है, क्योंकि कलकत्ता औद्योगिक सेंटर था, अंग्रेजों का औद्योगिक केंद्र बनाए हुए थे। जो भी बात होती थी व्यापार का एक उनका स्थान था। और जो 1826 में प्रकाशित होता है और बंगाल का प्रकाशन आरंभ होता है, वहीं से बंगाल के दैनिक पत्रों का प्रकाशन होता है उदंत मार्तंड से, और जिसे 1829 ईस्वी में सरकार अपने पावर को यूज करती है और उसे पूर्णतः बंद करा देती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी में निकाला, क्योंकि एक अखबार ही ऐसा माध्यम था कि जो जन जन तक जो गतिविधियां होती थी समाज में जो होती, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, टेलीविज़न और ये नहीं थे, दूरदर्शन भी कोई ये आज़ादी नहीं थी, गिने चुने चैनल चलते थे, उसमें सरकारी पाबंद था और उसके अगेंस्ट ना कोई बात हम कर सकते थे, ना उसमें कोई प्रसारण किया जा सकता था। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी का प्रकाशन करते हैं और इसमें भाषा हिंदुस्तानी थी। सबसे ज़्यादा बात यह है कि जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार 1844 में निकालते हैं तो इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी का कॉन्सेप्ट यह है कि हिंदी और उर्दू दोनों मिली हुई भाषा, क्योंकि यहाँ मुझे कहने में संकोच है, ये इसलिए भी नहीं है कि हम सदैव विदेशी आक्रांताओं से घिरे रहे। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे आचार व्यवहार, हमारी जीवन शैली सदैव दूसरे संस्कृतियों से प्रभावित रहे, दूसरे आक्रांताओं से प्रभावित रहे। उसका फलक कहीं ना कहीं हमारी विकास यात्रा पे, हमारी भाषा के विकास यात्रा में दिखाई देता है। लेकिन जो हिंदुस्तानी का कॉन्सेप्ट शिव प्रसाद सितारे हिंद लेके आते हैं, उससे हमारी भाषा समृद्ध की ओर जाती है। लेकिन जब हिंदी साहित्य सम्मेलन का विकास करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन और महात्मा गांधी, और उसके पहले काशी हिंदू विद्यापीठ के वहाँ की नागरिक प्रचारणी सभा के नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना हो जाती है। उसके तत्पश्चात प्रयाग में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करते हैं और वहाँ एक आंदोलन लेके खड़ा कर देते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी के पक्ष में होते हैं, शुद्ध हिंदी के पक्ष में होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी हिंदुस्तानी की तरफदारी करते हैं और वो अंततः विवाद इतना बढ़ जाता है कि हिंदी सिर्फ हिंदी पट्टी के ही बन के रह जाती है। और यही कारण है कि विवाद में फंसकर आज भी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा का जो वैधानिक दर्जा लेना था वो नहीं है, और हमारे भावनात्मक दर्जा में तो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये कह के हम लोग उसको अपने आप को तसल्ली करते हैं। लेकिन ये विवाद ही वहीं से उत्पन्न हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्थापना से। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन हुआ। हिंदुस्तानी के अगेंस्ट भी पत्र का प्रकाशन शुरू हो गया, सुधाकर पत्र आता है। हिंदी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण आता है, जो हिंदुस्तानी के विरोध में है, जो वो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की जो भारतवर्ष की भाषा होगी वो सिर्फ हिंदी होगी, वहाँ उर्दू निष्ठ भाषा नहीं इस्तेमाल होगी। ये विवाद बहुत लंबा चलता है और अंततः ये होता है कि हमारी भाषा का जो विस्तार होना चाहिए, जो मोटो उद्देश्य लेकर हमारी भाषा चली थी, राष्ट्रीयता के जो विश्वव्यापी आंदोलन को लेकर चली थी, हमारी भाषा को बहुत नुकसान होता है और उसकी क्षतिपूर्ति आज तक नहीं हो पा रही है। 1854 ईस्वी में
दैनिक का प्रकाशन आरंभ होता है। देखिए, दैनिक पत्र 1854 में प्रकाशित होता है और ये सबसे पहले पंजाब से प्रकाशित होता है। नवीन चंद्र राय इसका प्रकाशन करते हैं। यहीं से दैनिक, जब प्रतिदिन के समाचार पत्र है, बहुत ऐसी थे जो पाक्षिक थे, मासिक पत्र पत्रिकाएं थे, उसमें बहुत सारी मजबूरियां थी कि जगह कम होने के कारण उसमें हर समाचार पत्र को स्थान नहीं दिया जाता था, हर जन आंदोलनों को स्थान नहीं दिया जाता था, हर भाषाई आंदोलनों को स्थान नहीं दिया जाता। जब दैनिक आया उसमें पर्याप्त जगह मिलने लगी। अब जो भी उससे हमारी भाषा का विकास हुआ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना किया। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो भाषाविद थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषाविद के उसमें नियुक्त किए गए थे, उन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम तैयार किए जो हिंदी में थे। हिंदी के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पाठ्यक्रमों का खाका तैयार किया और उनको अपने विद्यालयों में लागू करने का ये प्रस्ताव रखे। अब उसी समय राजा लक्ष्मण सिंह की बात आती है, तो जो 1861 ईस्वी में आगरा के प्रजा हितैषी नामक पत्र की स्थापना करते हैं, प्रकाशन करते हैं, समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वैदिक संस्कृत, संस्कृत पाल प्रकृति अपभ्रंश जो भाषा का विकास यात्रा है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कहा कि वैदिक संस्कृति, संस्कृत पाल प्रकृति अपभ्रंश, हमें भाषा ऐसे मिलती है। तो वो संस्कृत के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नामक नाटक का अनुवाद किया। जो शकुंतला नाटक है वाल्मीकि का, वो कालिदास का, तो कहने का मतलब उसको खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं। ईसाई पदारियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी का, क्योंकि हिंदी आमजन की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, अपभ्रंश, वो जो बिगड़ा हुआ रूप था हिंदी का, वो प्रचलित था। उसको माध्यम बनाए और लोगों के मेन मकसद था कि लोगों के लोगों के दिलों तक उतरना, अपने मकसद को कामयाब होना, ये चीज़ें थी। लेकिन कम से कम भाषा के विकास में उन्होंने एक पहल किया। 1817 ईस्वी की हम बात करते हैं तो कलकत्ता में बुक सोसाइटी, और 1833 ईस्वी में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना होती है, जो भाषा के विकास में, हिंदी खड़ी बोली के विकास में अहम भूमिका निभाती है। ये भारतेंदु के पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जो आमजन को लाभ मिलता है और जो भाषा के विकास के योगदान में बात होती है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से भारतेंदु युग के। हिंदी खड़ी बोली के मैंने बताया था कि भारतेंदु युग की बात, भारतेंदु का नाम लेते हैं क्योंकि भारतेंदु से ही शुरू होता है हिंदी गद्य के विकास की यात्रा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतेंदु की ही जन्मकाल से विकास यात्रा का लेते हैं, लेकिन उसके पहले ही तो पृष्ठभूमि बनेगी, इसलिए भारतेंदु पूर्व युग की बात हम किए। भारतेंदु युग को हम 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है कि भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जा सकता है। ये आता भी है, क्वेश्चन भी आता है कि आधुनिक भाषा के प्रवर्तक साहित्यकार किसको माना गया है, तो कई विकल्प दे देते हैं, उसमें भारतेंदु सही उत्तर होता है। लेकिन कंफ्यूजन है कि खड़ी बोली के विकास में किसका योगदान है, तो कहने का मतलब भारतेंदु का योगदान है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया है। हिंदी नाटक, निबंध, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य के जो लोगों की मन स्थिति थी, भारत दुर्दशा नाटक लेकर आते हैं, जो भारत की तत्कालीन परिवेश की जो लोगों की दुर्दशा थी, जो अंग्रेजों की कूटनीति से
आम जन प्रभावित हो रहा था उसको भारत दूरदर्शन पे लेके आते हैं नाटक पे। तो ये अनेक विधाओं के जानकार थे, अनेक विधाओं का सृजन किया। इनका समय 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि भारतेंदु का समय कौन सा है, तो भारतेंदु का समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच में क्या लेके एक पतला सा मार्ग निकालते हैं, एक रास्ता निकाल लेते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह जो संस्कृतनिष्ठ भाषा थी उसके बीच में भारतेंदु एक नया मार्ग खोजते हैं, भाषा के विकास में एक नया रास्ता तैयार करते हैं, नया रास्ता का बनाते हैं। और हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु का जो एक मार्ग निकालते हैं वो क्या करते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन निकालते हैं, एक पत्रिका निकालते हैं जो 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में इन पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, जो इसमें लोगों के छोटे छोटे निबंध, जो भी निबंध रचनाएं थी, जो भी देश के लिए, जो भी भाषा के लिए, जो भी लिखते थे, नए नए लेखकों को लाते थे और इसमें प्रकाशन करते थे। उससे एक अच्छा खासा जन आंदोलन खड़ा होता है, हमारे भाषा के भी विकास में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के भी विकास में। अगले मैं पॉइंट की बात करता हूं कि भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। जो नवजागरण का आंदोलन चलता है, राजा राम मोहन राय और पूरा आंदोलन नवजागरण का है, तो उसमें बात करते हैं तो इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक भारतेंदु मंडल है, उन्होंने कई कवियों का एक मंडल तैयार करके रखा है। तो उस पर बात करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अम्बिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि ये भारतेंदु मंडल के सदस्य होते हैं। और ये सिर्फ सदस्य ही नहीं, इनकी साहित्यिक निबंध आते हैं और साहित्य के योगदान में अहम भूमिका है। और ये कहें कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है। अगले मैं पॉइंट की बात करता हूं कि हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचांडी सभा जो 1893 ईस्वी में स्थापित होती है कि इंडियन प्रेस प्रयाग का, इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो देखिए प्रयाग तो केंद्र इंडियन प्रेस प्रयाग में तो था, इसकी स्थापना प्रयाग में होती, लेकिन सेंटर कहाँ बनाए, काशी, क्योंकि काशी वो धर्म की धुरी थी, वो धर्म की नगरी थी और काशी एक केंद्र भी था पर्यटक का, और एक धर्म के वजह से बहुत लोग आते जाते थे। तो एक भाषा के विकास के लिए नागरी प्रचांडी सभा की स्थापना करते हैं, जो 1893 में ये कहाँ होती है, काशी में। नागरी प्रचांडी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में एक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन होता है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती पुनः जन्म लिया, अभी उसका विमोचन हुआ इसी मंथ। तो कहने का मतलब है सरस्वती का पुनः लोकार्पण किया गया। देखते हैं कि उस कलेवर में सरस्वती का है, लेकिन भाषा के विकास में सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका श्रेय हमें पहले संपादक तो चिंतामणि घोष हुए, बाद में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी लिए। जो खड़ी बोली का परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के उस पर मिलता है। भारतेंदु के पीरियड की जो हिंदी है हमें वो उर्दू और संस्कृत और जो अपभ्रंश का जो बिगड़ा हुआ हिंदी का बिगड़ा हुआ वो हमें देखें मिक्सचर भाषा देखने को मिलती है।
मिली जुली भाषा देखने को मिलती है। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करते हैं उस समय पर निश्चित भाषा का होता है। उस समय तो देखिए निराला जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार को भी महावीर प्रसाद द्विवेदी लौटा देते हैं केचुआ संघ कह के कि ये इसमें कोई भाषा का कोई वो नहीं है। तो ये देखिए कि भाषा का जो विकास चलता है उसमें किन किन संस्थाओं, किन पत्रिकाओं, किन महापुरुषों का योगदान है और किन मंडलों का योगदान है। अब मैं बात करता हूँ द्विवेदी युग की। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि इसके प्रथम प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। यह भी प्रश्न पूछता है, सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में विश्वकोश कहा गया। यह एक तरह से पत्रिका नहीं थी, यह एक तरह से विश्वकोश का काम कर रहे थे। साहित्य हमारा गढ़ रहे थे। हिंदी का जो मानक स्वरूप होना चाहिए, जो हिंदी का मानकीकरण होना चाहिए, वो हमें पत्रिका दे रही थी कि आपको अगर सरस्वती में छपना है तो आपको पहले ये हिंदी सीखना पड़ेगा। इस हिंदी की खड़ी बोली का ये मानक है, इस मानक के अनुसार आप लेख लिख के लाइए, फिर हम आपको छापते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बाकायदे इसको बाखूबी इस आंदोलन को निभाते हैं। वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। ये द्विवेदी युग की संज्ञा मिलती है 1900 से 1920 तक। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बार बार पूछता है, हर कंपटीशन में ये पूछता है। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। ये भी प्रश्न बड़ा बहुत पूछता है कि नगेंद्र किसने जागरण को सुधार काल कहा है। नगेंद्र की बात आती है, नगेंद्र इसकी संज्ञा देते हैं सुधार काल, और वाकई में सुधार काल है, क्योंकि चाहे हम पत्रिकाओं के क्षेत्र में देखें, चाहे भाषा के क्षेत्र में देखें, चाहे और जन आंदोलनों के क्षेत्र में देखें जो 1900 शताब्दी आती है, 1920 तक आती है, बहुत सारी आज़ादी का भी स्वरूप बदलता है, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन खड़े होते हैं, तो हमें वो जागरण सुधार की संज्ञा उपयोगी लगती है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। इनके पहली ही अहम भूमिका थी कि आपकी भाषा अगर शुद्ध नहीं है तो आप हिंदी के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहे हैं, हिंदी के साथ, इसलिए आप अपना लेख ले जाइए, आप अपना सुधार के लाइए, लेकिन आपका लेख तभी छपेगा जब आप परिष्कृत भाषा जो हिंदी का मानक रूप यह है खड़ी बोली का, इसमें जब लेके आएंगे तब किया जाएगा। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं सुधारते थे, किसी के उसमें नहीं थे, स्वयं उसका संशोधन रूप प्रस्तुत करते थे और पत्रिका में छापते थे। अगले मैं पॉइंट की बात करता हूं कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की मैं बात कर लूं कि जो खड़ी बोली गद्य के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, अपनी रचनाएं अपने उस पर, मैथिली शरण गुप्त, साकेत यशोधरा, खड़ी बोली में बात होती है, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रियप्रवास, खड़ी बोली अहम भूमिका निभाता है खड़ी बोली गद्य के विकास में। नाथूराम शर्मा, शंकर सिंह, राम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद ही जो सरस्वती के माध्यम से जन आंदोलन छेड़ते हैं खड़ी बोली का, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रायदेवी प्रसाद, पूर्ण गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि विद्वानों के नाम आते हैं जो खड़ी बोली गद्य के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगला पड़ाव आता है कि मैंने कहा था कि इसको 6 चरणों में हमें खड़ी बोली हिंदी के विकास को देखेंगे, तो अगला है तो छायावादी युग की बात आती है। छायावादी युग की बात आती है तो छायावाद आत्मा के परमात्मा पे जो छायांकन है छायावाद है, लेकिन छायावाद युग में और कुछ भाषा के विकास के रूप में हमें कैसे मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, ये बात है। तो छायावाद युग का
जो विकास की यात्रा चलती है तो वो है 1918 से 1936 तक। 1918 से 1936 तक ये छायावाद युग की बात आती है। और हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है छायावादी काव्य में। प्रसाद ने यदि प्रकृति को मिलाया तो निराला ने मुक्तक छंदों की भी रचना किया। वो जकड़न, जो भाषा की जकड़न, क्योंकि देखिए जब भी जन आंदोलन खड़ा होता है, जब भी चाहे भाषाई आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो या राजनैतिक आंदोलन हो, कहीं ना कहीं जकड़नों से जब उब जाता है आम जन और यह विचारों की यात्रा, तब एक जन आंदोलन खड़ा होता है। तो छायावाद भी द्विवेदी युग की जकड़नों से उबकर एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा होता है। और वो जो उसके विरोध में जो है कि एक आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, जो छायांकन की बात करते हैं, जो छायावाद की बात करते हैं, वो रूप देखिए। लेकिन वही निराला होते हैं कि उसको भी, उस परंपरा को वही तोड़ते हैं। और वो जो छायावाद की महादेवी वर्मा मैं निर्भरी दुख की बदली, जयशंकर प्रसाद कमायनी जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं, लेकिन वहीं ध्रुव स्वामी जैसे नाटक की भी रचना करते हैं, जो समाज सुधारक है, जो राजा रामगुप्त के लोलुप्त के उससे निकलकर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे पात्र को गढ़ते हैं और एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करते हैं। पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया तो महादेवी ने उसमें प्राण दी। महादेवी के जो लय छंद हैं। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह इत्यादि नाम बड़े प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने साहित्य सृजन करके छायावाद को या हिंदी को इतना समृद्ध किया है। इनके योगदान को अविस्मरणीय नहीं किया जा सकता है। हिंदी खड़ी बोली के विकास में इन कवियों के योगदान को हमेशा ही याद किया जाएगा। और ये इनसे बहुत सारे छायावाद से प्रश्न हैं, और छायावाद में जो चारों कवि हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। इनकी रचनाएं, इनका काल विभाजन और जो छायावाद की रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद हो, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, हमेशा ही हर परीक्षाओं की दृष्टि से ये पूछते हैं। बहुत उपयोगी है छायावाद, देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ प्रगतिवाद युग की। देखिए हिंदी साहित्य की यात्रा वहीं थम नहीं जाती है कि छायावाद के विकास हो गए तो यात्रा। कोई भी भाषा का जब यात्रा चलती है, जब कोई आंदोलन चलता है तो उसका निरंतर ही विकास होता रहता है। तो हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से 1942 इसका जो युग आता है वो प्रगतिवाद के युग के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के प्रवर्तक, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, जो समाज के आंदोलन लेकर खड़ा करते हैं। कार्ल मार्क्स जो पूंजीवाद के अगेंस्ट खड़ा होता है, वो पूंजीवाद के अगेंस्ट नहीं, वो जो हमारे विचारों, हमारे रूढ़ियों का जकड़न था, जो हमारे मानसिक द्वंद्व से भर गया था, उसके अगेंस्ट एक जन आंदोलन करते हैं और एक समाजवाद की परिकल्पना करते हैं। जो समाजवाद होता है वो सिर्फ राजनैतिक सामाजिक दृष्टि से नहीं, एक भाषा में भी परिवर्तन लाता है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो मार्क्सवाद साहित्य में, राजनीति में है, वो छायावाद, वो प्रगतिवाद में साहित्य के किस रूप में जाना जाता है? तो प्रगतिवाद के रूप में ये बात आती है। प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत की बात कर ले, परिवर्तन उनकी कविता पूरी प्रगतिवाद पे है। संसार परिवर्तनशील है और पूरी प्रगतिवाद पे परिवर्तन कविता को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं, वो छायावादी है, लेकिन वह तोड़ती पत्ती